Hello friends. So we have finished the 30 questions of UPSC pre-examination. Now let's come to the 31st question. 31st से 45 question तक आज हम करेंगे. Okay, and these questions are related to constitution, some are science related, some are current related to budget जो भी अभी आया था 25-26 में. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखें. तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वन विच. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? पहला स्टेटमेंट दिया है प्लेसेस effective restriction on individual liberty in the interest of state authority. Second option is places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty. अब आपको पता है गवर्नमेंट कौन सी होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको पता है पीपल के लिए जीती है. ठीक है, पॉपुलेशन उनको इलेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली पीपल की सेवा के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो वो होता है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल की लिबर्टी पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे कि हम इंडिविजुअल की लिबर्टी ही पूरी छीन ले रहे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जो रिस्ट्रिक्शन किस पे प्लेस करती है, क्योंकि स्टेट को पीपल के लिए वर्क करना है, राइट. तो स्टेट पे जो है ये इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन प्लेस करती है कि आप जो है इंडिविजुअल की लिबर्टी का इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन्ड रहे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली गलत हो जाता है, बिकॉज इट सेज कि वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन प्लेस करती है स्टेट अथॉरिटी को ज़्यादा पावर देने के लिए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. ओके, सो किस पे? अथॉरिटी जो है स्टेट की, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हो गए, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडीज़ हो गई, उन सब पे एक अथॉरिटी स्टेट पे जो स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर बनाती है कि आप जो है इंडिविजुअल की लिबर्टी को मेंटेन करके रखें. सो इन दिस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. आई होप आपको एग्जाम्पल मिल गया होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द 32 क्वेश्चन. What is not true in relation to Charter Act of 1813? Very important act, Charter Act of 1813 and 1833 दोनों एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा जो है स्टार्ट हुआ था. रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा जो एक्ट्स हैं, जो एक्ट सिस्टम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट्स पास करना स्टार्ट किया था. अब इससे रिलेटेड हम ऑप्शंस देख लेते हैं. नॉट ट्रू पूछा है, आप इसका ध्यान रखिएगा. पहला है इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट. सेकेंड ऑप्शन इज इट असर्टेड द सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया. Third, the act abolished the trade monopoly of East India Company including its tea trade. And D, none of the above. अब इन स्टेटमेंट में से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के हिसाब से अगर हम बात करें तो एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ाना स्टार्ट किए थे वो इसी टाइम पे किए थे. तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट. चार्टर एक्ट 1813 में ही बोला गया था. सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ही बोला गया था कि ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी होगी कंपनी की टेरिटरी के ऊपर, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेड था, ट्रेड मोनोपोली थी, वो पूरी तरह एंड कर दिया गया था. कि पहले क्या था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ट्रेड मोनोपोली दी थी कि आप ही जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, बट बाकी कंपनीज जाके ट्रेड नहीं कर सकती है. बट अब क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह खत्म कर दी, तो अब बाकी कंपनीज भी आके ट्रेड कर सकती थी. तो एक्ट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बट टी और चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको उन्होंने जारी रखा कि आप जो है ट्रेड उनमें आपकी मोनोपोली रहेगी. अगर आपको चाइना के साथ ट्रेड करना है तो उसमें मोनोपोली रहेगी और टी ट्रेड पे भी आपकी मोनोपोली रहेगी. तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज इंक्लूडिंग इट्स टी ट्रेड बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं था. सिर्फ जो मोनोपोली हटाई थी वो बाकी सब पे हटा दी थी, बट टी ट्रेड और चाइना के साथ थी. और ये मोनोपोली कब हटाई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, उस टाइम पे इसको हटाया था, 1813 में नहीं हटाया था. सो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट आते हैं 33. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल. ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में, तो मे भी यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन क्या है? नॉट करेक्ट पूछा है. तो इट वॉज सेटअप इन द ईयर 2010.
It is involved in effective and expeditious disposal of cases relating to environment, protection and conservation of forest. It may consider giving relief and compensation for damages to person and property, and it is bound by the procedure laid down under Code of Civil Procedure 1908. Very important act. अब आपको पता होना चाहिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो हमारा 2010 में ही इस्टेब्लिश हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 में लगभग इस्टेब्लिश हुआ था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, ऑब्वियसली ग्रीन ट्रिब्यूनल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ये कंजर्व करेंगे और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। थर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि ये जो भी डैमेजेस हैं, जो भी पर्सन के डैमेजेस हो रही है प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज, उनको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहीं पर एग्जामिनर खेलते हैं, बाकी स्टेटमेंट में तो आपको कुछ नहीं, या तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट में खेल सकते थे कि 2012 2013 दे सकते थे, और या तो डी स्टेटमेंट में, तो उन्होंने 2010 ही दिया, तो 2010 सही है, बट D statement is wrong because it is not bound by the code of civil procedure. Okay, I hope it is clear. Now let's come to the 34. Consider the following statement. Simplipal Biosphere Reserve. अब इसमें क्या बोला है? Simplipal Biosphere Reserve is in Tamil Nadu. Panna Biosphere Reserve is in Madhya Pradesh. Bhadrak mangroves pertains to Odisha, and Gulf of Kutch is the largest mangrove of India. अब आपको पता होना चाहिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली अभी ऐड किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व में, मतलब रिसेंटली नहीं, वैसे भी 4-5 साल की भी रिसेंटली होता है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का ही है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही होगा। तो हमारे पास 3 A, C, D ऑप्शन बचते हैं। अब अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव ऑफ इंडिया, नो, सुंदरबन जो है वो हमारे लार्जेस्ट मैंग्रोव है इंडिया के, तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत होगा। तो बी और सी में भी फोर्थ है, तो बी और सी तो गलत होंगे। अब बचा हमारे पास ए और डी में से। अब सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में नहीं, उड़ीसा में है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो करती हैं, टाइगर, एलिफेंट, डियर के लिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है। एंड कोर एरियाज जो है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पे लाई करता है। तो सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा उड़ीसा में है, तो फर्स्ट भी गलत हो गया। अब हमारे पास सिर्फ डी ऑप्शन बचा, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2 and 3। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश एंड भद्रक मैंग्रोव्स पर्टेन्स टू उड़ीसा। ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। अब 35, 36 और 37 और 38 जो है वो हिंदी से दिए हैं, बट आपको इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगी। अब इसमें 35 क्वेश्चन में अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि जो हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया 2025 में, उससे रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट है, कौन रिलीज़ करता है, इंडिया का रैंक क्या है, टॉप कंट्रीज़ क्या है, तो उसकी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो पूछे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक का मतलब सिंपल होता है, सॉरी मैं थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट या सो इट इज़ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पूछा है 2025 का। अब आपको पता है प्रॉपर्टी इंडेक्स से रिलेटेड जो है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया का रैंक इसमें 43 है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है डेनमार्क इस सूची में सबसे आगे, मतलब डेनमार्क इज द फर्स्ट कंट्री जो इसमें टॉप कंट्रीज में फर्स्ट रैंक रिसीव किया है। तो अब अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करते हैं। कौन रिलीज करते हैं? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज नहीं करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। यह सूची मतलब इसमें इंडिया का रैंक 43 है, सेकंड स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। डेनमार्क इस सूची के शीर्ष स्थान पर है, नो, डेनमार्क इज नॉट इन द फर्स्ट स्टेट बिकॉज यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करते, तो ऑब्वियसली कौन सा स्टेट होगा? यूएस इज द फर्स्ट स्टेट। यूएस है, उसके बाद यूके है और उसके बाद फ्रांस है, ठीक है, उसके बाद फ्रांस है। तो यूएस है, फिर यूके है, फिर फ्रांस है, तो ऑब्वियसली यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है, तो डेनमार्क कैसे हो सकता है, राइट? सो यूएस इज द फर्स्ट, यूएस रिसीव द फर्स्ट रैंक। इंडिया का रैंक 43 है आउट ऑफ 55 कंट्रीज, एंड इसको रिलीज कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करते हैं, नॉट वर्ल्ड बैंक। तो इसमें जो आंसर है विच इज ओनली 2 इज करेक्ट, तो केवल कथन 2 ही सत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करिए। अब इसमें बोल रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। तो सबसे पहले ये कुछ अवार्ड्स हैं और किनको किनको मिला है इस बार, वो इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, कुमार मंगलम बिंडला को मिला है। फिर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो 2025 का महेश मांजरेकर को मिला है। चामेली देवी जैन अवार्ड 2025 अपर्णा सेन। और विश्व खाद्य पुरस्कार मतलब दैट इज वर्ल्ड सीड्स अवार्ड डॉक्टर मरियंगेला हंगरिया को मिला है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो ये अवार्ड है, इसको रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई भी वो नहीं लगा सकते। इसमें जो चमला देवी अवार्ड पुरस्कार है वो अपर्णा सेन को नहीं मिला है, वो हमारे जितेंद्र कोरी को मिला है। किसको? जितेंद्र कोरी को मिला है। ओके, सो चमला देवी जैन पुरस्कार जो है किसको मिला है? जितेंद्र कोरी को। ओके, सो 36 का सी इज इनकरेक्ट। अब आते हैं निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करिए, वही है कि आपको सही बताना है। तो इसमें बोला है सबसे पहला है पंचायती राज दिवस, मतलब पंचायती राज, नेशनल पंचायती राज डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। लोकसभा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड विश्व होम्योपैथी मतलब वर्ल्ड होम्योपैथी डे 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसमें बोला गया कौन सा सही है, मतलब बाकी तीनों गलत है। तो आपको पता है पंचायती राज डे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसी दिन हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए थे, विच इज़ इन 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे होता है। इंग्लिश भाषा दिवस इज 23 अप्रैल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लोकसभा दिवस अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। एंड वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, विच इज़ करेक्ट। पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को, लोकसभा दिवस 21 अप्रैल को एंड वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय बजट। अब इसमें बोला है बजट के हिसाब से पूछा है कि जो हमारा अभी बजट आया था सेंट्रल बजट, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। अब सेंट्रल बजट 2025-16 के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही है वो हमको देखना है। पहला जो बोल रहा है, मैं इंग्लिश में आपको बता रही हूँ, पहला बोल रहा है कि जो मखाना है, मखाने को प्रोड्यूस और उसकी प्रोसेसिंग और उसको वैल्यू एडिशन मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो हमारा हाइब्रिड राइस सीड मिशन है वो स्टार्ट किया गया है। तीसरा जो है कॉटन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए 5 साल का मिशन स्टार्ट किया गया है। तो इसमें जो 38 क्वेश्चन है इसमें सारे स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो मखाना बोर्ड कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? याद रखिएगा, बिहार में। हाइब्रिड्स राइस सीड शुरू किया गया है एंड 5 ईयर मिशन भी स्टार्ट किया गया है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ओके, क्वालिटी ऑफ कॉटन इन दिस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब फिर से इंग्लिश में आ गया है। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बहादुर शाह जफर 2। अब आपको पता है बहादुर शाह के बारे में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा जुल्फिकर खान एंड औरंगजेब के बारे में, उसमें मैंने बहादुर शाह 1 का जिक्र किया था। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन है, इसमें बहादुर शाह जफर 2 के बारे में पूछा है। अब बहादुर शाह जफर 2 की अगर बात करें तो ये जो है मेन लीडर थे 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे, बिकॉज ही वॉज द ओनली लास्ट मुगल एम्परर जो हमारे यहाँ इंडिया में थे। तो बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 तक लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया के। ओके, अब इसमें से स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। पहला है द रिबल्स ऑफ 1857 प्रोक्लेम देयर लॉयल्टी टू हिम। Second statement, he was killed by Lieutenant Hodgson, a cavalry officer in Delhi. He was reluctant to lead the revolt of 1857 in the beginning and he was a poet. ठीक है, तो अब बोला है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट। बिकॉज क्योंकि इनको कैप्चर कर लिया गया था, रिवॉल्ट जैसे ही फेल्ड हुआ था 1857 का, इनको कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश के द्वारा एंड उनको फिर रंगून भेजा गया था म्यांमार, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, जहाँ पे वो मर गए थे 1862 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। ओके, बाकी इन्हीं को एज अ लीडर मान के 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट किया गया। बिगनिंग में उन्होंने बोला था कि नहीं, बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, और ही वॉज अ पोइट। ओके, सो ही वॉज जनरली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड उनको डिपोर्ट किया गया रंगून म्यांमार में और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई 1862 में। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट।
नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन रिवर्स इन इंडिया। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। अब सतलज जो है वो आपको पता है कि हमारी जो इंडस रिवर है उसकी जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो सतलज है, तो सतलज ऑब्वियसली सबसे लास्ट में आएगा। तो इससे आप याद रखते हैं, तो यही दोनों ऑप्शन होंगे। अब सतलज लास्ट में आएगा, मतलब सबसे ऊपर अगर जास्कर रेंज के ऊपर भी कोई फ्लो करती है तो वो श्योक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट बी, श्योक, जास्कर, स्पीति एंड सतलज इज द मेन नॉर्थ से साउथ में। तो साउथ में सबसे पहले सतलज, फिर स्पीति वैली आती है, फिर जास्कर, फिर श्योक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फिर इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन देयर नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनाईमुड़ी इज द हाइएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स, Tapi river lies to south of Satpura, Narmada and Tapi rivers valley is said to be old rift valley। अब आपको पता है नर्मदा एंड तापी इज द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एंड दे आर फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली। तो डी ऑप्शन तो 100% सही है। ताप्ती रिवर्स राइज ऑफ सतपुड़ा, येस, पहले नर्मदा, पहले विंध्यास, फिर नर्मदा, फिर सतपुरास एंड देन ताप्ती। ओके, तो ताप्ती रिवर साउथ सतपुड़ा के साउथ में फ्लो करती है, करेक्ट। अनाईमुड़ी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होती है, साउथ में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सो नॉर्दर्न रीजन में वेस्टर्न घाट्स की हाइट जो है वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है। तो नॉर्थ से साउथ जैसे ही जाएंगे तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट जो है वो इंक्रीज होगी प्रोग्रेसिवली। ओके, सो दिस इज द 41 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 42, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच वॉज गिवन बाय ए वेगनर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सबको पता होता है जो भी पढ़ रहा है यूपीएससी के बारे में या यूपीपीसीएस के बारे में या नॉर्मल एग्जाम्स के बारे में। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय ए वेगनर। वेगनर ने क्या बोला था कि वेगनर ने क्या बोला था, एक लार्ज कॉन्टिनेंट होता है जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट, और एक लार्ज ओशियन बेसिन होता है जो कि पेंजिया को सराउंड करता है, उसको हम बोलते हैं पेंथालासा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों पेंजिया ब्रेक होता है। पेंजिया ब्रेक होता है गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। अंगारा लैंड इज द अपर पार्ट एंड गोंडवाना लैंड इज द नीचे वाला पार्ट। और फिर अंगारा लैंड ब्रेक होता है और गोंडवाना लैंड ब्रेक होता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ए वेगनर। नेक्स्ट आते हैं हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर। अब हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ की अगर बात करें, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली प्रोपोर्शनल रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंटायर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंटायर इलास्टिक रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हुक्स लॉ की अगर बात करूं मैं, सॉरी 1 मिनट, हाँ, सो हुक्स लॉ की अगर बात करें तो हुक्स लॉ का सिंपल मतलब है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जितना आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा। तो विद इन एन इलास्टिक लिमिट जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। तो आंसर नंबर ओनली उसी प्रोपोर्शनल रीजन में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई इतना बड़ा ही है, अगर आपने यहीं पर स्ट्रेस लगाया तो यहीं पर स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ओनली प्रोपोर्शनल रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर उसी रीजन के लिए जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट किया जा रहा है, दैट इज हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ का सिंपल मतलब है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर द लीनियर लिमिट। ठीक है, जितने में आप लगा रहे हो स्ट्रेस स्ट्रेन उसी के लिए सिर्फ वैलिड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में हमको देखना है, ये हमारे कुछ चार्जेस हैं और हमको देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है जीरो मास, दूसरा है फ्रैक्शनल चार्ज, फिर फ्रैक्शनल स्पिन एंड इंट्रीगल स्पिन। अब आपको पता है जीरो मास, अब यहाँ पे बोला है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क एंड फोटोन। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो मास सबसे बिल्कुल ही कम मार्क्स किस में होगा, न्यूट्रिनो में होगा, क्योंकि उसका कोई मास नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रिनो में होगा। फ्रैक्शनल चार्ज की अगर बात करें तो वो हमारा क्वार्क में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शनल स्पिन की बात करें तो वो हमारा पॉजिट्रॉन में होगा और इंट्रीगल स्पिन हमारा फोटोन में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस। जीरो मास किस में होगा, न्यूट्रिनो में होगा, क्योंकि उसका कोई मास नहीं होता है, उसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होते हैं। फ्रैक्शनल चार्ज की बात करें तो वो क्वार्क में होगा। फ्रैक्शनल स्पिन, पॉजिट्रॉन जो है वो ऐसे हम बनाते हैं, स्पिन होता है ना,
ये स्पिन और ये स्पिन, और इंट्रीगल स्पिन जो है वो फोटोन में होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट 44 क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. चूज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन. अब प्रोटीन के बारे में अगर आपने साइंस पढ़ा होगा, कोई भी बुक पढ़ी होगी, ये तो आपको पता होना चाहिए. पहला ऑप्शन इज वी ऑब्टेन प्रोटीन फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. सेकेंड, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. About 30% of our body weight comes from the protein, and protein are called building blocks of our body. अब अगर हम बताएं कि ऑब्वियसली प्रोटीन, हम जब भी प्रोटीन की बात होती है तो एनिमल और प्लांट दोनों से हमको मिलता है प्रोटीन, ठीक है. दूध, दही एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है. प्रोटीन जो है मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, ऑब्वियसली वेरी करेक्ट. फिर प्रोटीन्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के. प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं. अब सी स्टेटमेंट जो है वहीं पर ये गलत हो गया, बिकॉज अबाउट 30% ऑफ आवर बॉडी वेट इज कम्स फ्रॉम प्रोटीन. नो, अबाउट 15 to 16% ऑफ आवर बॉडी वेट जो है वो हमारा प्रोटीन से आता है. याद रखिएगा, 15 to 16% ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है. तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन. 45 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए. नाउ हम कल करेंगे 46 क्वेश्चन से. ओके, सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. और कोई भी दिक्कत हो, कल मेरा माइक नहीं चल रहा था, मुझे नहीं पता था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद मैंने लेक्चर भी चेक नहीं किया और अपलोड कर दिया. उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे. मे बी आज शायद मेरा माइक अच्छे से चल रहा हो. थैंक यू सो मच. अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं हमारे, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. पढ़ते रहिए बस. ओके, थैंक यू सो मच.